ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी बीवी रोज रोज अपनी ननद के साथ सोने के लिए जिद करती और अगर मैं उसे कमरे में लेकर आता तो वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे ननद के कमरे में भेजना पड़ता। मैं काफ़ी परेशान था बीवी की इस हरकत से। एक रोज़ जानने के लिए बहन को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही मेरी बीवी अपनी ननद के कमरे में गई तो मैं बहन के कपड़े पहनकर कमरे में जो घुसा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि शादी के हंगामों से फ्री होकर दोस्तों से विदाई लेकर जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो वहीं मेरी दुल्हन सजी संवरी बैठी थी और बेहद प्यारी लग रही थी। उसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया। अब तक मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी थी, उसे आमने सामने नहीं देखा था, मगर आज उसे आमने सामने देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि जितनी वह तस्वीर में खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा वह हकीकत में खूबसूरत लग रही थी। और आज तो वह हुस्न की तमाम हथियारों को मानो कत्ल कर रही थी। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था और मेरी छोटी बहन अनन्या का काम था, जिसकी उम्र 22 साल थी। मेरी बहन अनन्या मेरी शादी पर बेहद खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं उसका इकलौता भाई था। मैं गांव के प्रधान का इकलौता बेटा था और उनकी सारी जायदाद और हवेली का वारिस था। मैं अपनी दुल्हन के करीब जाकर बैठ गया और थोड़ा सा खांसा ताकि मेरी बीवी मेरी तरफ देखे। मेरी बीवी ने नज़र नीचे झुका रखी थी और मुझे कमरे में घुसने पर भी उसने नज़र नहीं उठाई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इस शादी के जोड़े में। मैंने मुंह दिखाई का हार उसके सामने करते हुए उसकी तारीफ की। उसने एक पल को हार की तरफ देखा और फिर एक तरफ मेरी तरफ देखकर उसने मेरे हाथों से वह सेट लेकर सामने बेड के साइड पर रख दिया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद वह दुल्हन है, डरी हुई हो या अपनी मम्मी को छोड़कर आने की वजह से उदास है। मेरे लिए अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था। दिल ही दिल में थोड़ी देर में उसकी तारीफ की, फिर उसे अपनी हवेली के बारे में बताया, हवेली के कानून बताए और इंतज़ार करने लगा। वह आगे से कुछ बोले, मगर मुझे मायूसी हुई। वह कुछ ना बोली। उसका सर झुका हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी। हवेली के सारे लोग सो चुके थे। सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था। देर तक वह मुझे आने में देर हो गई थी। कुछ तो बोलो तानिया, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की का चेहरा इतना हसीन है उसकी आवाज़ कैसी होगी। मैंने उसकी तारीफ करते हुए फरमाइश की तो मैंने बजाय कुछ बोलने के उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह इतना रोए कि मैं तो परेशान ही हो गया। काफ़ी देर तक रोती रही और मैं हैरान परेशान सा उसे देखता रहा था। उसके उस तरह रोने पर मेरा दिल फूट गया। मैं उसके रोने की वजह जानना चाहता था, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो। मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। बस फिर से रोने लगती तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं समझ गया कि उसे अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत और लगाव है और इसलिए वह उदास है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया, वरना मेरे दिल में बहुत वसवसे ख्याल आ रहे थे। कहीं वह किसी और को तो पसंद नहीं करती थी, कहीं वह किसी और से तो शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ गया कि वह घर वालों की वजह से रो रही है, तो मुझे तसल्ली हुआ। मैंने उसे पानी का पिलाया और उसे चुप करवाया। फिर आगे से उसने अभी फरमाइश कर दी कि मैंने उसकी उस फरमाइश पर हैरान हो गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है। इतनी जिद क्या जो कोई भी दुल्हन नहीं करती तो वह कर रही थी। मुझे अनन्या के कमरे में सोना है, उसने मेरी छोटी बहन अनन्या का नाम लेते हुए कहा, जो उसकी हम उम्र की थी। मुझे हैरत इसलिए हुई क्योंकि अनन्या से उसकी किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं थी। हम लोग बिल्कुल ही दो अनजान फैमिली थे
और हमारी भी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी। देखो तो तान्या, अगर मैं तुम्हें अनन्या के कमरे में लेकर जाऊंगा तो सारी हवेली में शोर मच जाएगा कि दुल्हन अपनी ननद के कमरे में क्यों गई है। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा तो एक बार फिर से वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके ये हालत देखकर मैं फिर से परेशान हो गया। मजबूरन मुझे उसकी जीत की आगे हार माननी पड़ी। मैंने अनन्या का नंबर मिलाया और उसे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। थोड़ी ही देर बाद अनन्या परेशान सी मेरे कमरे में के दरवाजे पे सामने खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अनन्या ने परेशानी से मुझसे पूछा। हाँ, सब ठीक है। असल में तुम्हारी भाभी की तबीयत सही नहीं है, ये तुम्हारे कमरे में सोना चाहती है, तो उसे अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन ख्याल रखो कि हवेली वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुबह से पहले उसे मेरे कमरे में लाकर बिठा देना। अनन्या से कहा तो वह मेरी बात समझ गई। वह समझदार लड़की थी। अनन्या मेरी दुल्हन को अपने साथ ले गई और वहाँ सुला दिया। सारी रात मुझे परेशानी से नींद नहीं आई कि कहीं हवेली में उस बात की खबर किसी को होगी तो सब बातें बनाएंगे। लेकिन मेरी बहन अनन्या बहुत समझदार थी। वह सुबह की पूजा आराधना के बाद उसे मेरे कमरे में ले आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मेरे कमरे में आना ही नहीं चाहती थी मेरे कमरे में। लेकिन मैं सवेरे ही वहाँ से निकल गया। मैं उसे मेरी ज़िंदगी में और उसे हवेली में एडजस्ट होने के लिए वक्त देना चाहता था। लेकिन ये पहली बार नहीं था। उसके बाद रोज़ ही होने लगा और रोज़ाना रात को रोना शुरू कर देती और कहती कि उसे अनन्या के कमरे में सोना है और मजबूरन मुझे उसकी बात मानना पड़ती थी। और अब मैं हकीकत बहुत परेशान हो गया था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरी दुल्हन इस तरह का बेहुदा हरकत क्यों कर रही है। बिल्कुल मायूस होता जा रहा था। अगर मैं चाहता तो उस पर गुस्सा करता, लेकिन मेरी तबीयत में गुस्सा नहीं था। मैं बचपन से ही एक नरम दिल का बच्चा था और बड़ा हुआ तो एक नरम दिल इंसान बन गया। मुझे किसी पर भी सख्ती करने नहीं आती थी, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। इंसान तो दूर की बात है, मैंने तो जानवर पर भी इतना रहम दिल दिखाया, उनका बहुत ख्याल रखता था। यहाँ तक कि मेरे घर में अगर कोई बिल्ली या कोई चिड़िया भी आती तो मैं उसका ख्याल रखता था। और तान्या तो मेरी धर्म पत्नी थी, उसका ख्याल रखना तो मेरा कर्तव्य था। ख़ास तौर पर काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि अभी मेरी नरम तबीयत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। एक दिन मैंने उसे नरमी से समझाया, देखो तान्या, मुझे तुम्हारे जज्बात और एहसास का कदर है। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा हर हाल में, वरना इस तरह से मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो फिर से रोने लगी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। उसको समझाना बेकार था, वह कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर इसी तरह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं मशवरा करता और कोई भी मेरे इस राज से वाकिफ़ नहीं था सिवाय मेरी छोटी बहन अनन्या के। लेकिन अपनी बहन से भी ये मसला डिस्कस करते हुए मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी इस हरकत से अनन्या भी बहुत तंग है, लेकिन वह भी एहसास रखती थी और उसे कुछ ना कहती थी। लेकिन उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने महसूस किया कि तान्या और अनन्या के बीच कुछ राजदारियां होने लगी हैं जिनसे मैं बेखबर था। लेकिन मैं समझ रहा था कि उन दोनों के बीच कोई बात ज़रूर हुई है। अनन्या मुझसे छुपा रही है, लेकिन मैंने महसूस किया था कि अनन्या हर वक्त परेशान रहने लगी थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। संकोच के मारे मैंने अनन्या से सवाल किया तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी और भाभी के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है, लेकिन उन्होंने अपना कोई राज मुझसे शेयर नहीं किया है। अनन्या अपनी उंगलियों को मसलते हुए बोली और वहाँ से चली गई। मुझे शक सा होने लगा। अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैं उस राज को जानना चाहता था और उस मामले की तह तक जाना चाहता था कि आखिर क्या माजरा है, जिनसे मेरी बहन तक वाकिफ़ हो चुकी थी और मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया।
अब मैंने एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं एक मंसूबाबंदी तैयार करूँगा। ये राज जानने के लिए मैंने दिल ही दिल में मंसूबा बना लिया था और उस पर अमल करने के लिए मैंने एक रात तानिया से कहा कि वह मेरे कमरे में सो जाए। आज मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से, लेकिन भाई मैं तो अपने कमरे में भी सो सकती हूँ। अगर आपका कोई परेशानी नहीं है तो अपना कमरा लॉक कर ले, अनन्या ने कहा। तो मैंने सख्ती से डांट दिया, देखो अनन्या, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अनन्या से सख्ती से बात की थी। वह हैरान हो गई और फिर उसने मेरी बात मान ली और वह मेरे कमरे में सो गई। मैंने पहले दोपहर में अनन्या का कमरा खाली देखकर उसकी शॉल ओढ़ ली थी। मैंने उस शॉल में ओढ़कर और अंधेरे कमरे में घुस गया जहाँ पर मेरी पत्नी तान्या सो रही थी। जैसे ही मैं अनन्या के कमरे में घुसा और दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे की आवाज़ पर मुझे तान्या की आवाज़ अंधेरे में सुनाई दे रही थी। मेरी रूह फना हो गई और मुझे अनन्या समझकर जो कुछ बोल रही थी वह सुनकर मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अनन्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम जानती हो ना मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे इस शख्स को फ़ोन करना है तुम्हारे नंबर से। प्लीज़ अपना मोबाइल मुझे दे दो ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है उस आदमी की वजह से। वह मुझे अनन्या समझकर बोलने लगी तो मैंने लाइट ऑन कर दी। कमरे में रोशनी हुई तो वह मुझे देखकर हैरान हुई। अशोक, आप? तान्या ने हैरत से कहा तो मैंने अनन्या वाली शॉल बेड पर ही फेंक दी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह भी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और डर के मारे, तुम्हारा पति अशोक, अब मुझे बताओ कि किस आदमी का बात कर रही थी जिससे तुम बात करना चाहती थी और जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को बेकार कर दी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम एक मासूम सी लड़की हो जो अपने घर वालों को याद करके रो रही हो, लेकिन आज मुझे देखकर हैरत हो रही है। तुम घर वालों के लिए नहीं बल्कि किसी और आदमी के लिए रो रही थी और उसकी वजह से तुमने मुझे इतनी परेशानी दे रखी थी। इतने दिनों से मैंने गुस्से में कहा, मेरा इतना कहना था कि उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे बुरी तरह से झड़प दिया। तान्या, आज तुम्हारा ये रोना धोना मुझ पर असर नहीं करेगा। मुझे बताओ कि कौन है वह आदमी जिसे तुम फ़ोन पे बात करना चाहती थी, जिसके बारे में तुमने मेरी बहन को भी बता दिया है लेकिन मुझे नहीं बताया। आज मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूँगा। मैंने सख्ती से कहा तो उसने रोना बंद कर दिया और वह निडर होकर बेड पर बैठ गई। आप बैठ जाएं, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ, तान्या ने कहा तो मैं उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी बात शुरू की और उसकी दास्तां मेरे सामने जारी रखी। उस दास्तां को तो जैसे मैंने सुनकर लज्जित ही हो गया। मेरे साथ ये सब क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा था। सब मेरे साथ क्या हो गया था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने दिनों में जिसे मैं अपनी पत्नी समझता रहा था वह तो मेरी पत्नी थी ही नहीं। तान्या ने मुझे बताना शुरू किया, आज से 1 साल पहले मेरे भाई राशिद का किसी से झगड़ा हो गया था। कारोबार की वजह से मेरा भाई राशिद बहुत गुस्सा वाला आदमी था। हर किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता था और लोग उसके खिलाफ हो जाते थे और उसके दुश्मन बन जाते थे। हमेशा के लिए ऐसे ही कारोबार में झगड़े में उसका एक दुश्मन बन गया था जिसका नाम रमेश था। मुझे नहीं मालूम था कि रमेश मेरे भाई का दुश्मन है और दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था। मेरी मुलाकात रमेश के साथ पहली बार किसी शादी में हुई। उसने मुझे देखा और मेरा नंबर किसी तरह हासिल कर लिया और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और उसने कहा कि उसको मुझसे मोहब्बत हो गई है और मुझसे शादी करना चाहता है। रमेश की ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि वो बहुत हैंडसम लड़का था और अच्छा लड़का था और काफ़ी पैसे वाला भी था। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और सारे जायदाद का इकलौता वारिस था और सारी जायदाद और बिजनेस का भी इकलौता वारिस था। रमेश की बातें सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। मेरी बातचीत फ़ोन पर होने लगा। उसके बाद हमारी मुलाकात बाहर पार्क और होटल में भी होने लगी। उसने मुझे शादी के वादे किया और मुझसे कहा कि पहले हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को बता देंगे। जब तक तुम अपने माँ के घर ही रहना और मुझे विदाई करके बाद में ले जाएगा। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। उसकी बात सुनकर मैंने और उसकी बात मान ली थी क्योंकि मैं
उस पर अब अंधा विश्वास करने लगी थी। हम दोनों ने खुफिया तरीके से शादी कर लिया था। उसने मुझसे बहुत सारे वादे किए। कुछ ही दिनों बाद मेरे लिए आपका रिश्ता आ गया और मेरे भाई राशिद ने फ़ौरन इस रिश्ते को कबूल कर लिया, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरी शादी की जिम्मेदारी मेरे भाई की थी। मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरी माँ रहते थे। राशिद तो एक बहुत बड़े ख़ानदान से रिश्ता जोड़ने का लालच था ताकि उसका कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। इस रिश्ते पर वह सबसे ज़्यादा खुश था, लेकिन मेरे लिए ये बात मुमकिन नहीं थी, क्योंकि मेरा तो शादी हो चुका था अशोक के साथ। मैं बहुत परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि मेरी शादी करीब करीब आ गई। 4 दिन बाद मेरी आपके साथ शादी थी और रात को ही मैंने अशोक को खबर दी और उसके साथ भागने को तैयार हो गई, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने कुछ ही भी सोचा समझा नहीं और मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन अपना सामान बांधा और रातों रात उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे जाने के पीछे घर में एक कोहराम साहब हो जाएगा। वह भी जानती थी कि राशिद बहुत ही गुस्से वाला है, अगर उसे मालूम हो गया तो मेरा बुरा हाल कर देगा। लेकिन मुझे तसल्ली थी कि अशोक मेरे साथ है और मेरा साथ देगा। वो बहुत बड़े बाप का बेटा है। मैं रात को अपने घर से निकल आई अशोक के आश्रय, मगर उसकी बताई हुई जगह पर आई, लेकिन वह नहीं आया। मैं बार बार उसको फ़ोन मिलाते जा रही थी। फिर आखिर में उसने मेरा फ़ोन उठाया और मैंने उससे कहा कि मुझे लेने आओ, तो उसने आगे से एक ज़ोरदार हंसी के ठहाके लगाए तो मेरी रूह कांप गई थी। और फिर उसने जो मुझसे ऐसी बात बताई जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। उसने कहा कि तुम्हारे भाई राशिद ने मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। कारोबार के मामलात में इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने सारा फैक्ट्री के सामने मुझे बेइज्जत कर रख दिया था। मुझे गालियां दी और मैंने सब तुम्हारे भाई राशिद से बदला लेने के लिए किया है। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के कमरे में थी और मेरे सामने राशिद खड़ा गुस्से से मुझे घूर रहा था। उन लोगों को शायद रात को ही मेरे घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। रात कहीं मेरे घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। राशिद मेरे तलाश शुरू कर दी और मैं उसको सड़क पर बेहोश हालत में मिली और वह मुझे घर लेकर आया। वह मुझे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हारी शादी पर मैंने आधे शहर को दावत किया है? तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हें मेरे साथ क्या करने जा रही थी? मेरी इज्जत का कोई एहसास नहीं था। तुम्हें अब कमरे में ताला लगा देता हूँ और तुम्हारा कमरे से निकलना बंद है और तुम्हारे कमरे के आगे बैठकर मैं खुद पहरा दूंगा। 3 रातों तक उसकी बात सुनकर मैं डर गई। उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन मुझे धमकी दी थी। वह मुझे मार नहीं सकता था क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने आप पर काबू रखा। उसके पहरा देने वाली बात ने मुझे बहुत डरा कर रख दिया था। मेरे पास से सब सच उगलवाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने उससे सारी दास्तान बता दी थी। वह एक बार फिर से गुस्से में आ गया। वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने उसके साथ शादी कर लिया और 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी है, उसका क्या होगा? राशिद गुस्से से पागल हो गया और अशोक के पास गया, लेकिन उसके घर पर जाकर मालूम हुआ कि अशोक तो दुबई चला गया है। ये सुनकर राशिद की हालत बहुत ख़राब हो गई। किसी तरह से उसने अशोक से दुबई में बातचीत किया। फ़ोन पर अशोक ने कहा कि मुझे तलाक देगा, लेकिन फ़ोन पर सामने से अशोक का वही गंदा मजाक उसने हंसना तेजी किया। उसने उससे राशिद की बहुत बेइज्जती की और तलाक देने से साफ मना कर दिया। अब मसला बहुत बिगड़ गया था। अगर वह श्रीलंका में होता तो कोई मसला हल किया जा सकता था, लेकिन वह श्रीलंका में नहीं था और 3 दिन बाद मेरी शादी थी। फिर वक्त भी आ गया जब मेरा आपसे फेरे करवाए जा रहे थे। शादी के कागजात पर मेरे सामने रखे गए। कहा कि इस पर साइन करो। उसने एक हाथ से बंदूक मेरे आगे किया और दूसरे हाथ में बंदूक उठाकर अपने गले पर रख दिया, यानी कि इनकार करेगी तो मैं अपने आप को मार लूँगा। राशिद की आंखों को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि वह बहुत गुस्से में है
और अगर उस वक्त मैंने कागज़ पर साइन ना करती तो वाकई में खुद को नुकसान पहुंचा देती, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं रहा था। मजबूरन मैंने इस कागज़ पर साइन कर ही दिया, लेकिन ये शादी हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा थी। मैं आज अशोक की बीवी हूँ, उसने मुझे तलाक नहीं दी है। इस वजह से मैं अनन्या के साथ सोती हूँ और उसे मैंने सारी हकीकत को बता दिया है। मेरी मदद करने में अनन्या को फ़ोन से अशोक से बात करना चाह रही थी ताकि वह मुझे आज़ाद करे। मेरा उसके साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। सिर्फ एक कागज़ पर मैंने साइन करके उससे अपनी शादी तुड़वानी थी। तलाक सिर्फ कागज़ की हद तक है। अभी तक सारी सच्चाई बताने के बाद अब एक बार फिर से फूट कर रोने लगी थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ था, क्योंकि मैं एक नरम दिल इंसान था। ज़्यादा देर गुस्सा करना मेरी तबीयत में नहीं था और उस तरह मासूम थी। वह बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई दे रही थी। अब से मैंने उसे पहली बार अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। हर आए दिन मेरी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी और अब मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी और मैं किसी भी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहता था। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अशोक के साथ? मैंने दिल पर अपने पत्थर रखकर ये सवाल मैंने अपनी बीवी से किया। उसने मेरी आंखों में देखा। क्या आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? अगर अशोक ने मुझे आज़ाद कर दिया तो उसने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया था, तो मैंने खुशी से अपना सर हिला दिया। तान्या, मैं तुम्हें इतने दिनों से अपनी पत्नी समझ रहा था और तुमने मोहब्बत कर बैठा। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं एक पल भी तुम्हें अपने साथ इस घर में नहीं रखता। मैंने कहा तो उसे तसल्ली हुआ। मैं अशोक से अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। उसने मुझे इस्तेमाल किया और धोखा दिया है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस मुझे आज़ादी चाहिए उस बंदे से। जो तान्या की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने अशोक की तलाश शुरू कर दी और वह मुझे जल्द ही मिल गया था कि वह श्रीलंका वापस आ चुका था। मैंने अपने बॉडीगार्ड और साथियों के समेत उसके पास गया और उससे डरा धमकाकर उससे तलाक के कागज़ पर साइन करवाई। हम प्रधान लोग थे और हमारे रोब दबदबे देखकर वह वाकई में डर गया था। उसने तलाक दे दी और तान्या से उसका अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैंने उसी रात तान्या से शादी की। उस हवेली में अब खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जुड़वा बेटे भी हो चुके हैं। तो बताइए दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।